जंगल के बीचों बीच कालू कौवे और रानी कौवी का होटल था, पर उनके भोजन में बिल्कुल भी स्वाद नहीं होता था। छी छी, कितना बकवास भोजन है। इस भोजन को खाने से बेहतर मैं अपने पेड़ के सूखे पत्ते ही खा लेती। ओए बुलबुल की बच्ची, खाना है तो खाओ वरना भागो यहाँ से। रानी कौवी, ये जो तुमने इतनी बातें करना सीख ली है ना, अगर इसकी जगह तुम भोजन बनाना सीख लेती तो शायद तुम्हारे काम आ जाता। बुलबुल गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। रानी, सुबह से बैठे मक्खियां मार रहे हैं, अब जाकर एक बुलबुल आई थी और वो भी बिना खाए चली गई। कालू जी, आप परेशान न हो, मेरे पास है एक उपाय। वो जो मीनू चिड़िया है ना, उसे कितना स्वादिष्ट भोजन बनाना आता है। मैं उसके पास जाकर उससे बात करती हूँ। रानी कौवी मीनू चिड़िया से बात करने उसके पास आती है। मीनू चिड़िया, तुम्हारे पास कोई नौकरी नहीं है ना? तुम एक काम करो, मेरे होटल पे काम कर लो तुम। उन दिनों मीनू चिड़िया के पास कोई भी नौकरी नहीं थी, वे थोड़ी परेशान थी। हाँ हाँ रानी कौवी, क्यों नहीं। तुम्हें तो पता है ना कि मुझे कितने स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाने आते हैं। मैं भोजन बना दिया करूँगी। बस ठीक है मीनू चिड़िया, तुम्हें सुबह से रात तक होटल को अच्छे से संभालना है। मैं तुम्हें महीने के आखिर में बहुत अच्छी पगार दूंगी। ठीक है रानी कौवी, मैं कल से आ जाऊंगी होटल पर। दोस्तों, अगर आप सब ने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये कहानी आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। फिर दूसरे दिन मीनू चिड़िया कालू कौवे और रानी कौवी के होटल में आती है और भोजन तैयार कर रही थी। आज वे दाल चावल बना रही थी। रानी कौवी, कालू कौवे, भोजन तैयार हो रहा है। देखना, जो भी पक्षी आएगा अपना पंख चाटता रह जाएगा। मीनू चिड़िया, अगर हमारा होटल अच्छा चल पड़ा तो मैं तुम्हें आधा हिस्सा दे दिया करूंगी। थोड़ी देर में वहाँ पर जग्गू पक्षी आता है। मीनू चिड़िया उसे दाल चावल परोसती है। मजे के हैं, बहुत मजे के दाल चावल हैं। अरे भाई, कौन कहता है कि इस होटल में भोजन अच्छा नहीं मिलता। इतने स्वादिष्ट दाल चावल हैं कि मेरा तो पेट ही नहीं भर रहा। मैं बताऊंगा, सब पक्षियों को बताऊंगा कि इस होटल में बहुत स्वादिष्ट भोजन मिलता है। वे स्वादिष्ट दाल चावल खाकर जग्गू पक्षी वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। जग्गू पक्षी ने जाते ही पक्षियों को बता दिया था, इसीलिए 2-3 पक्षी होटल पर भोजन खाने आते हैं। उन सब पक्षियों को भी मीनू चिड़िया वे दाल चावल परोसती है। सब पक्षी मज़े से वे स्वादिष्ट दाल चावल खा रहे थे। शाम हो जाती है। मीनू चिड़िया के बनाए हुए वे दाल चावल आज सारे ही ख़त्म हो गए थे। देखा रानी कौवी, कालू कौवे, आज मेरे दाल चावलों की वजह से होटल पर कितनी ज्यादा भीड़ थी और आज हमारी कमाई भी बहुत ज्यादा हुई है। हाँ हाँ ठीक है मीनू चिड़िया, पहले जाओ जाकर सारे गंदे बर्तन धो, फिर ही जाना अपने घर। उन सारे गंदे बर्तनों को मीनू चिड़िया एक एक करके धो रही थी कि तभी एक प्लेट फिसलती हुई नीचे गिर जाती है। बस रानी कौवी गुस्से में आती है और मीनू चिड़िया को जोर से 2 लगाती है। अंधी हो, नजर नहीं आता, मेरी प्लेट तोड़ दी। यहाँ तुम भोजन बनाने आती हो, मेरा नुकसान कर दिया तुमने इतना बड़ा। मैंने जानबूझकर थोड़ी ना किया है ये सब। और सुनो, मैं यहाँ पर इज्जत से काम करने आई थी, ऐसे काम से तो मैं ऐसी ही भली। मीनू चिड़िया काम छोड़कर वापस अपने घर चली जाती है। ओए रानी, ये क्या कर दिया तुमने? आज पहले दिन ही मीनू चिड़िया की वजह से होटल में कितनी भीड़ थी और मीनू चिड़िया को तुमने काम से ही निकाल दिया। मैंने कहाँ निकाला काम से, वो तो खुद गई है छोड़कर। आपको तो पता है ना, जब मुझे गुस्सा आ जाए तो मैं कुछ नहीं देखती फिर। मम्मा, वो कौवी आंटी तो बहुत गंदी निकली। एक प्लेट टूट जाने की वजह से उन्होंने आपको मारा। हाँ तो मानो मैंने भी नौकरी छोड़ दी उसकी। जहाँ इज्जत नहीं वहाँ कुछ नहीं। तो मम्मा, अब आप क्या करोगी? बच्चों, अब मैं अपना ही दाल चावल का कारोबार शुरू करूँगी। मुझे दाल चावल बहुत स्वादिष्ट बनाने आते हैं। देखना, मेरा कारोबार जल्दी चल पड़ेगा। मम्मा, आप शुरू करो, मैं आपका पूरा साथ दूंगा। अगले दिन मीनू चिड़िया ठेला किराए पर लेकर अपना दाल चावल का कारोबार शुरू कर देती है। मम्मा, हम कितनी देर से बैठे हैं पर अब तक कोई पक्षी क्यों नहीं आया? बेटा, अभी किसी को पता थोड़ी ना है कि हमने अपना दाल चावल का कारोबार शुरू किया है।
जब एक पक्षी दाल चावल खाकर जाएगा तभी तो वो बाकी के और पक्षियों को भी लेकर आएगा। तो हम बताएंगे, मम्मा, मैं और मानो भाई जाकर जंगल के सब पक्षियों को बताएंगे। वे दोनों बच्चे पूरे जंगल में आवाजें लगाते फिर रहे थे। मेरी मम्मा के दाल चावल जिसने भी खाने हो हमारे घर के पास आ जाए। स्वादिष्ट स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट दाल चावल हैं हमारे। बड़ी प्लेट 20 रुपए की, छोटी प्लेट 10 रुपए की। थोड़ी ही देर के बाद मीनू चिड़िया के ठेले पर पक्षियों की भीड़ लग जाती है। मीनू चिड़िया, जल्दी दे दो अब दाल चावल, अब मुझसे और रहा नहीं जाता। ऐसे उस मीनू चिड़िया के आज सारे दाल चावल बिक जाते हैं और मीनू चिड़िया को काफी अच्छा मुनाफा होता है। वहीं कौवा और कौवी बैठे फिर से मक्खियां मार रहे थे और मीनू चिड़िया को देखकर बस जले जा रहे थे। रानी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना ही तुम मीनू चिड़िया को डांटती और ना ही हमारा ये होटल बंद होता। कालू जी, मुझे तो लगता है अब हमें मीनू चिड़िया के पास जाकर बर्तन ही धोने पड़ेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। नन्ही बुलबुल सेब खाकर झूले पर आती है और झूला झूलने लगती है। जैसे ही वे झूले से फिसलती फिसलती झूले के अंदर जाती है तो बाजू चील उससे अंदर ही पकड़ लेती है। चलो, पहला शिकार तो मिल गया, जल्दी से इसे खाकर अपना पेट भरती हूँ। बाजू चील जरा सी भी देरी नहीं करती और फौरन से नन्ही बुलबुल को मारकर उसे खाने लगती है और फिर दोबारा से पक्षियों से छुपकर वे उस सुराख वाले पेड़ में आकर छुप जाती है। अब रात हो गई थी। वे सारे बच्चे झूला झूलकर अब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। सारे नन्हे पक्षी तो झूला झूलकर अपने अपने घरों को आ गए, पर मेरी छोटी वाली बेटी कहाँ है? वो तो अभी तक नहीं आई। मम्मा, मैंने तो उससे काफी देर तक ढूंढा, पर ना जाने वे कहाँ चली गई। चिंता ना करो बुलबुल बहन, जरूर तुम्हारी बेटी रास्ता भूल गई होगी। देखना, कल सुबह तक तो वे वापस आ जाएगी। अगले दिन सुबह भी वे सारे नन्हे पक्षी झूला झूलने आ जाते हैं और आज के दिन जैसे ही नन्हा तोता झूले से फिसलकर झूले के अंदर आता है तो बाजू चील उस नन्हे तोते को मारकर खा जाती है। फिर आज रात नन्हा तोता घर नहीं आया था, जिस कारण तोता और तोती तो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए थे। ये हो क्या रहा है? कल बुलबुल की बेटी रास्ता भूल गई थी और आज मेरा बेटा। पर मेरा बेटा तो बहुत होशियार है, वे रास्ता तो नहीं भूल सकता। पर अगर वे रास्ता नहीं भूला तो वे गया तो कहाँ गया? अब तक घर क्यों नहीं आया वापस? पक्षियों, कहीं हमारे जंगल में सांप या फिर बाजू चील तो नहीं घुस आई जो हमारे बच्चों को छुप छुप कर खा रही हो? नहीं कालू कौवे, हमारे जंगल में बाजू चील या सांप तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि जंगल के चारों तरफ मिट्ठू महाराज के सैनिक खड़े हैं। उनके होते हुए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। वे सारे पक्षी बाजू चील वाली बात पर ज़्यादा गौर नहीं देते और फिर अगले दिन भी वे सारे पक्षी झूला झूलने के लिए आ जाते हैं और आज रात फिर से कोई बच्चा गायब होता है। कैसे भाइयों तुम अनुचरी अपनी छोटी बहन का ख्याल न रख सके? कहाँ चली गई वो? अब मैं उसे कहाँ ढूंढूंगी? मम्मा, मैं तो झूला झूल रहा था, अचानक सोनू चिड़िया न जाने कहाँ गायब हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। बाजू चील तो झूले में छुपने की वजह से अब तक काफी सारे नन्हे पक्षियों को खा चुकी थी। उसका तो बस यही काम था, दिन भर वे झूले के अंदर छुपकर बच्चों को खाती थी और रात को आकर वे उस सेब के पेड़ के अंदर छुप जाती थी। बेचारी मीनू चिड़िया अपनी बेटी के वापस न आने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी और सारी रात वे इसी बारे में सोचती रहती है। यही सोचते सोचते मीनू चिड़िया की आंख लग जाती है और आज रात वे एक सपना दिखती है। चलो मनोचिड़े, आज मैं भी तुम्हारे साथ झूला झूलने आ रही हूँ। ऐसा बोलकर मीनू चिड़िया मानो चिड़े के साथ झूला झूलने चली जाती है। तभी जब मानो चिड़ा झूले से फिसलता हुआ अंदर जाता है तो मीनू चिड़िया देखती है कि कोई कपड़े में छुपा हुआ था और उसके हाथ में एक बड़ा चाकू भी था, जिस चाकू से वे मानो चिड़े को मार डालता है। तभी इतना भयानक सपना देखकर मीनू चिड़िया की फौरन से आँख खुल जाती है। हाय रे, ये कैसा सपना था? मेरा मनोचिड़ा, जरूर जरूर उस झूले में ही कुछ है
जो हमारे बच्चों को मार रहा है। बस रात ढलती है और सुबह जाती है और सुबह सवेरे ही मीनू चिड़िया सब पक्षियों को अपना सपना सुनाती है। पक्षियों, मुझे लगता है उस झूले में बाजू चील या कोई सांप छुपा हुआ है जो हमारे बच्चों को छुप छुप कर खा रहा है। क्योंकि मुझे पता है पक्षियों, मेरा सपना कभी गलत नहीं हो सकता। जरूर उस झूले में कुछ तो है ऐसा। तो अब हम ऐसा क्या करें? जो झूले में छुपा बैठा है, हम उसे बाहर कैसे निकालेंगे? उस झूले में जो कोई छुपा है वो जरूर हमसे ताकतवर है, इसीलिए हम तो कुछ नहीं कर सकते। पर पक्षियों, मेरे पास एक बहुत बढ़िया उपाय है। फिर मीनू चिड़िया अपना उपाय सब पक्षियों को बताती है। तो ठीक है मीनू चिड़िया, तुम्हारे उपाय के अनुसार कोई भी बच्चा आज उस झूले में नहीं जाएगा। घर पर आकर मीनू चिड़िया शनु चिड़िया की गुड़िया में एक बॉम्ब बांध देती है और वे बॉम्ब वाली गुड़िया लेकर फौरन उस झूले के पास चली जाती है। जिस तरह बच्चे फिसलकर उस झूले के अंदर जाते थे, बस उसी तरह मीनू चिड़िया भी उस बॉम्ब वाली गुड़िया को छोड़ देती है और वे फिसलते फिसलते उस झूले के अंदर चली जाती है। बाजू चील समझती है कि कोई नन्हा पक्षी आया है। वे फौरन से चोंच मारती है। तभी वे बॉम्ब जोर से फटता है। बॉम्ब फटने की वजह से वे झूला तो पूरी तरह से टूट फूट जाता है और बाजू चील भी बुरी तरह मर जाती है। बस बॉम्ब की आवाज़ सुनकर वे सारे पक्षी ये देखने फौरन से वहाँ पर आते हैं। ये देखो भाई, बाजू चील की लाश। इस दुष्ट चील ने अब तक न जाने कितने मासूम बच्चों को मारकर खा लिया। पर कालू कौवे, इस बाजू चील को बिल्कुल ठीक सजा मिली है। हमने इससे अपने बच्चों का बदला ले लिया। बाजू चील के मरने की वजह से अब जंगल में दोबारा से सब कुछ ठीक हो जाता है। देखो रानी, आज मैं कितना ज्यादा कमा कर लाया हूँ। आज मैंने पक्षियों को 2 मजबूत घर बनाकर बेचे हैं। अरे वाह भाई, ये तो आपका लकड़ियों का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। मैं तो कहती हूँ आप बस लगे रहें इसी काम में। कालू कौवा जंगल के फालतू पेड़ जिस पर किसी पक्षी का घोंसला नहीं था, वे काटकर पक्षियों को घर बनाकर देता था और इस तरह कालू कौवे का काफी मुनाफा हो जाता था। एक दिन कबूतर कालू कौवे के पास कालू कौवे के घर में आता है। कालू कौवे, तुम मुझे मजबूत लकड़ियों का घर बनाकर दो। जो दाम बोलोगे वो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, मैं तुम्हारे लिए भी मजबूत लकड़ियों का घर बना दूंगा। ठीक है कालू कौवे, पर हाँ, पैसे मैं तुम्हें घर बनने के बाद ही दूंगा। नहीं नहीं कबूतर, पैसे तो तुम्हें अभी ही देने पड़ेंगे, क्योंकि ये मेरा उसूल है। पैसे पहले काम बाद में। क्या कालू कौवे, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम मुझे जानते नहीं कि मैं कितने सालों से जंगल में रह रहा हूँ। क्यों कबूतर, क्या तुम हमारे फूफी के बेटे हो? पैसे तो तुम्हें अभी ही देने पड़ेंगे। कबूतर कालू कौवे को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। भोजन तो आपने कर लिया है, अब बस आप सो जाए आराम से। वैसे भी कल सुबह आपको जल्दी उठकर कबूतर का घर बनाना है। सुबह होते ही कालू कौवा जंगल में एक बड़े पेड़ को काट देता है और उस पेड़ की लकड़ियों से कबूतर का घर बनाना शुरू कर देता है। बताओ बताओ कबूतर, तुम्हें अपना घर कैसा लगा? घर तो बहुत अच्छा है कालू कौवे, पर ये बताओ इसमें बारिश का पानी तो नहीं आएगा ना? अगर बारिश की एक बूंद भी घर के अंदर आ जाए तो मुझसे आकर पैसे वापस ले जाना। ये कालू लकड़हारे का काम है, इतना कच्चा काम नहीं करता मैं। कालू कौवा कबूतर का घर बनाकर अपने घर पर चला जाता है। कालू जी, क्या हुआ आपको? आपके चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? रानी, नजर लग गई मेरे काम पर किसी पक्षी की। क्यों क्यों क्या क्यों क्यों क्या हो गया कालू जी? कल तक तो काम बहुत अच्छा चल रहा था, तो आज क्या हो गया? मैंने पूरा जंगल ढूंढ लिया, परंतु अब मुझे इस जंगल में कोई भी फालतू पेड़ नहीं मिलता जिसको काटकर मैं पक्षियों को घर बनाकर दूं। कुछ पेड़ ऐसे हैं जिन पर पक्षियों ने अपने घोंसले बनाए हुए हैं और बाकी के पेड़ पक्षियों ने खरीद कर रखे हुए हैं। मैं क्या करूं रानी? अगर मुझे पेड़ ही नहीं मिले तो मैं पक्षियों को घर कैसे बनाकर दूंगा? ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। अब तो हमारे पास एक ही हल है कि आप शहर जाकर कम दामों में लकड़ियां खरीद कर लाएं और फिर अपना व्यापार दोबारा से शुरू करें। नहीं रानी, मुफ्त की लकड़ियों में जो मुनाफा मिलता है उतना मुनाफा नहीं होगा मेरा।
और मुझे तो बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं। बस अब मैंने सोच लिया है कि मैं रात को जब सब पक्षी सो जाएंगे तो पक्षियों के खेतों से जाकर उनके पेड़ काट लूंगा। इस तरह किसी पक्षी को पता भी नहीं चलेगा और मेरा धंधा चलता ही रहेगा। हाँ, उपाय तो अच्छा है, मैं भी आपका साथ दूंगी। आप पेड़ काटना और मैं नजर रखूंगी। रात हो जाती है। मीनू चिड़िया अपने बाग में काम करके वापस अपने घर चली जाती है। कुछ देर बाद मीनू चिड़िया के बाग में लालची कौवा और कौवी लकड़ियों की तलाश में आ जाते हैं। वाह कालू जी, मीनू चिड़िया के बाग में तो बहुत सारे बड़े बड़े सेब के पेड़ हैं। चलें, अब आप अपना काम शुरू करें, मैं नजर रखती हूँ। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर कालू कौवा उस पेड़ को काटने लगता है और पेड़ काट के उसकी सारी लकड़ियां अपने साथ ले जाता है। हाय रे, ये क्या हो गया? मेरा तो कितना नुकसान हो गया। आखिर रात को कौन चोर लकड़हारा मेरा सेब का पेड़ काट के ले गया? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। हमारे जंगल का कोई पक्षी तो ऐसा नहीं कर सकता। जरूर दूसरे जंगल से ही कोई लकड़हारा पेड़ काट कर ले गया होगा। आज रात फिर से कालू कौवा चिड़िया के बाग से लकड़ियां चुराकर वहां से भाग जाता है। चलो रानी, अब तोते के बाग में चलते हैं। मैंने देखा है वहाँ पर बड़े बड़े अमरूद के पेड़ लगे हैं। हम जाकर अमरूद का पेड़ काटते हैं अब। फिर क्या था, कौवा और कौवी तोते के बाग से भी अमरूद के पेड़ की लकड़ियां काटकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। सुबह होती है तो ये देखकर तो तोता और मीनू चिड़िया दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। न जाने कौन दुष्ट है जो हमारे पेड़ काट रहा है। उसको पता नहीं कि हम पेड़ कितनी मुश्किलों से लगाते हैं और वे एक रात में ही हमारे पेड़ काट कर ले जा रहा है। अगर इसी तरह हमारे बाग के सारे पेड़ कट गए तो हम क्या करेंगे? हमारा धंधा तो बंद हो जाएगा फिर। कालू कौवे की वजह से तोता और मीनू चिड़िया अब और ज़्यादा परेशान हो गए थे और वहीं कालू कौवा तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था क्योंकि कालू कौवे के पास अब लकड़ियों की कोई कमी नहीं थी। मेरा व्यापार दोबारा से चल पड़ा। देखो रानी, मेरा व्यापार दोबारा से चल पड़ा। देखो देखो, मेरा मुनाफा और भी ज्यादा होने लगा है अब। कालू कौवे की लालच तो अब और भी ज़्यादा बढ़ती ही चली जा रही थी। अगले दिन कालू कौवे के पास उल्लू सेठ आते हैं। काफी तारीफें सुनी है मैंने तुम्हारी कि तुम बहुत मजबूत घर बनाते हो, इसीलिए मैं भी तुम्हारे पास चला आया। कालू कौवे, मुझे अपने लिए एक बड़ा सा घर बनाना है और वो भी बहुत मजबूत। हाँ हाँ उल्लू सेठ, मैं आपका बड़ा सा घर बना दूंगा। घर तो तुम बना दोगे, पर हाँ, मुझे अपना घर सिर्फ और सिर्फ आम के पेड़ की लकड़ियों से ही बनवाना है। ये सुनकर कालू कौवा सोच में पड़ जाता है। आम का पेड़, ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हमारे जंगल में एक भी आम का पेड़ नहीं है। पर मैं क्या करूं? मैं उल्लू सेठ को मना भी नहीं कर सकता। चलो कुछ करूंगा, कहीं से भी आम के पेड़ की जुगाड़ कर ही लूंगा। अगर मैंने मना कर दिया तो मोटी कमाई मेरे हाथ से निकल जाएगी। ठीक है उल्लू सेठ, मैं आपके लिए बना दूंगा बड़ा सा घर, बस मुझे कुछ दिनों का समय दे दें। अब कालू कौवा आम के पेड़ की लकड़ियों की तलाश में दूसरे जंगल निकल जाता है। मैं तो दूसरे जंगल भी आ गया, पर अभी तक मुझे यहाँ पर भी कहीं आम का पेड़ नहीं मिला। कालू कौवा थोड़ा और आगे जाता है तो इसे एक जगह पर एक विशाल आम का पेड़ मिल ही जाता है। मिल गया मुझे आम का पेड़। अब जल्दी से इस बड़े से पेड़ को काटकर इसकी लकड़ियों से उल्लू सेठ का घर बनाना शुरू कर देता हूँ। कालू कौवा जरा सी भी देरी नहीं करता और उस बड़े से आम के पेड़ को काटना शुरू कर देता है। थोड़ी देर में कालू कौवा उस बड़े से आम के पेड़ को बीच में से आधा कर देता है। आम का पेड़ कटते ही उस पेड़ का मालिक रानी कौवी का भाई वहां पर आ जाता है। कालू कौवे, ये क्या कर दिया तुमने? मैंने कितनी मेहनत से अपना ये आम का पेड़ लगाया था, अभी ही इस पर आम लगे थे और तुमने मेरा पेड़ ही काट दिया। कालू कौवे, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें अब। रानी कौवी का भाई बहुत गुस्से में कालू कौवे को बहुत मारने लगता है। रानी कौवी के भाई की मार की वजह से कालू कौवे को अब सबक मिल गया था
और कालू कौवा अब शहर से लकड़ियाँ खरीदकर पक्षियों को घर बनाकर देता था।